तो हरिओम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है RMSS का 2022 का, उसके हम लोग कुछ टारगेट 9 के जो क्वेश्चन आए थे उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम SST के क्वेश्चन को देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है कि सती प्रथा किसने बैन किया था। तो इंडिया में सती प्रथा बैन किया था हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसका राइट आंसर होगा सी, किनकी मदद से। तो आप सभी को उम्मीद है मुझे कि आप सभी को पता होगा कि राजा राममोहन राय की मदद से। कब? 1829 में। और उस समय राजा था कौन? अकबर सेकंड। और इन्हीं अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया था। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि राजा का टाइटल कैसे, तो वो इनके सोशल वर्क के लिए इन्हें राजा का टाइटल दिया था। लेटर इनकी जो मौत है वो मेनिंजाइटिस बीमारी से हो गई थी। कहाँ पे? तो वो लंदन में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। नेम द प्लेस फ्रॉम विच क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। तो दो ऑप्शन में ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन है। ये दो ऑप्शन है, बॉम्बे एंड दिल्ली, बट इसका राइट आंसर होना चाहिए बॉम्बे। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था बॉम्बे से, फिर आगे चल के ये पूरे इंडिया में फैला। और वहीं पे हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है अरुणा आसिफ अली को, जिन्होंने झंडा फहरा दिया था और इंडिया को फ्री घोषित कर दिया गया था। तो आगे चल के ये पूरे इंडिया में फैला और ये मास रिवॉल्यूशन था। और हम कह सकते हैं वन ऑफ द लास्ट रिवॉल्यूशन था, ये वन ऑफ द लास्ट मूवमेंट था। इसके बाद तो इंडिया आज़ादी हो गया वर्ल्ड वॉर के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। आगे देखते हैं, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद टेक प्लेस। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कहाँ? इसका राइट होना चाहिए सिंगापुर। आंसर नंबर बी। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो वाया रंगून, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होना चाहिए बी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हु सेड एवरी ब्लो ऑन माय बॉडी विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि किसने कहा था? जो कि कहा था हमारे लाला लाजपत राय ने। कब? जब साइमन कमीशन इंडिया आया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन 1927 में इंडिया आया था, पर ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि ये आने वाला था 1929 में। अब 1929 में क्यों आने वाला था? क्योंकि 1919 में एक एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और उसके हर 10 साल में उसे रिव्यू करने के लिए कोई आने वाला था। बट इंडिया में मास रिवॉल्ट के कारण इसे 1927 में ही आने वाला था। पर हंसी की बात यह है कि इस इंडिया के लिए इसे बनाया गया था, पर इसमें एक भी इंडियन नहीं थे, जिसके कारण इसका रिवॉल्ट हुआ। और जॉन सॉन्डर्स ने, किसने? जॉन सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज की अनुमति दे दी थी। इन्होंने कहा था कि लाठी चार्ज, जिसमें सीवियर चोट लगी थी किन्हें? लाला लाजपत राय को, जिनके कारण इनकी डेथ हो गई थी। आगे चल के, तुरंत नहीं, आगे चल के इनकी डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी लॉन्च खेड़ा रिवॉल्ट इन 1914। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ सही होना चाहिए 1918। ठीक है। अब 1918 में खेड़ा रिवॉल्ट किया था किसके लिए? तो पीजेंट के लिए। महात्मा गांधी आए, उसके बाद इन्होंने 3 बैक टू बैक सक्सेसफुल रिवॉल्ट किए। और उस सक्सेसफुल रिवॉल्ट देखिए इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, नील, कपड़ा, खेड़ा, 17, 18, 18, 19 समय लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है। नील मतलब चंपारण, कपड़ा यानी अहमदाबाद मिल वर्कर के लिए, और ये खेड़ा जो कि वाला किसके लिए? पीजेंट के लिए, बेसिकली फार्मर के लिए, है ना। और ये प्लांटेशन से रिवॉल्ट था। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि नील, कपड़ा, खेड़ा, 17, 18, 18, ये महात्मा गांधी का 3 बैक टू बैक सक्सेसफुल रिवॉल्ट था। इसके बाद महात्मा गांधी को पॉपुलैरिटी मिली और इन्होंने 1919 में एक मास रिवॉल्ट चलाया, जो हम सभी को पता है वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कोट ऑफ हर्षा, हर्षा यानी हर्षवर्धन। तो ये बाणभट्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 76 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन, देखिए ऑटोमेटिक ये लग गया 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अवध, बंगाल एंड मुगल वर्सेस हेक्टर मुंडो, जिसमें हेक्टर मुंडो की जीत हुई थी। महज 3-4 घंटों में ही इन्होंने मुंडो ने खत्म कर दिया था बैटल को। अगला क्वेश्चन है हु गेव बैक टू वेदास, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि फाउंडर है किसके, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत ही हमें आजादी मिली थी और लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी। इसका राइट होगा द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, बी। चलिए देखते हैं विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया, 1976 में, है ना। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी। इसी में हमारा 51A में, इसमें 51A में एक क्लॉज जोड़ा गया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई कहाँ से? यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर यानी मतलब पुरानी रसिया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम टू एन इफेक्ट, तो वो इफेक्ट में कब आया था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बच्चों को लग रहा होगा 2005 नहीं, 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। ये इफेक्ट में आया, ये लागू हुआ 2006 में। हर कानून को लागू होने में समय लगता है, बिल पारित हो जाता है, बिल पास होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट में, उसके बाद वहाँ से उसे पारित होने में समय लगता था। तो ये इफेक्ट में कब आया? 2006। व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पर इसका राइट आंसर होना चाहिए 5 ईयर। ये रिलेटेड लग रहा है, तो बाकी यहाँ पे टेन्योर होता तो ज़्यादा ये सूटेबल बैठता। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। हु इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा। यहाँ इंटरप्रेटर का मतलब होता है गार्डियन। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं गार्डियंस। और आप सभी को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? तो उसका गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट उसमें अमेंड कर सकती है। हमारे गार्डियन, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट पे किसी भी तरह की कोई भी आंच उठती है या किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो उसे रिजॉल्व कहाँ किया जाता है? उसे रिजॉल्व किया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट का तो आपने सुना ही होगा कि केशवानंद भारती ने एक पेटिशन फाइल की थी जिसमें कहा गया था कि प्रेमबल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। 85 सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू एजुकेशन एज फ्री अकॉर्डिंग टू विच राइट? चलिए देखते हैं। इसका राइट होना चाहिए ए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। इस राइट का 21A ये क्या कहता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एकदम निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में 6 से 14 साल के बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है। ओके, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट? अब हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कहाँ होगा? तो हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होगा, ठीक है। अब स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो कौन होता है? हमारे देश में तो प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह हमारे स्टेट में होता है गवर्नर। तो कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएगा। गवर्नर होता है स्टेट। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी।
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम। तो भारत निर्माण, अब जिन बच्चों को इनसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा फिर भी ऑप्शन देख के वो थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करके इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। भारत निर्माण में फूड ग्रेन्स का क्या काम है? नहीं है, मतलब है लेकिन फूड ग्रेन्स से भारत निर्माण कैसे हुआ? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये भी सही ऑप्शन नहीं लग रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, भारत निर्माण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से क्या होगा? तो इसका सबसे राइट आंसर लग रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी ये क्या कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, एक दूसरे को, एक सिटीज को दूसरे सिटीज से कनेक्ट करना, सही से मतलब लॉजिस्टिक को सही करना, तभी हमारे देश आगे बढ़ेंगे, है ना? बिकॉज इंडिया इज अ मूविंग कंट्री। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट टू बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मिनिमम एज कितना है? 35 इयर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स? तो शेड्यूल्स कितने हैं हमारे इंडिया में? 12। कितने हैं? 12। चलिए एक क्वेश्चन है कि पहले कितने शेड्यूल्स थे? तो पहले शेड्यूल्स के नंबर थे 8, जो अब बढ़ के कितने हो गए? 12। पहले सब्जेक्ट भी 22 थे और आर्टिकल भी 395 थे। अब आर्टिकल बढ़ के 448 हो चुके हैं और हमारे शेड्यूल्स के जो नंबर हैं वो बढ़ के 12 हो चुके हैं और पार्ट जो है वो 25 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Among the following reserve the right to initiate constitution amendment। चलिए जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि कौन इनिशिएट करता है? तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कौन है? तो कौन कंपोनेंट होता है? एक राज्यसभा और लोकसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस, राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 19 का राइट आंसर होना चाहिए, आंसर डी। क्या होना चाहिए? डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is world's largest archipelago country? Archipelago मतलब, अब ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड ग्रुप। तो सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप कौन है इस पूरी दुनिया में? अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मलेशिया है या इंडोनेशिया है, बट राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। ओके, रिवर तिब्बत ऑरिजिनेट फ्रॉम। तो ये कहां से? नेपाल, सॉरी तिब्बत से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहां से? मानसरोवर लेक। कौन से लेक? मानसरोवर लेक, है ना? तिब्बत भी वहीं से निकलते, तिब्बत के मानसरोवर लेक से सिंधु भी निकलती है और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। नेम द कैनल जॉइनिंग सी, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। चलिए इसका एक ट्रिक है। कील कहाँ गिरता है? बाल्टी में। कील कहाँ? बाल्टी में। तो देखिए कील कहाँ पे? ढूंढिए। कील है ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो हमने पढ़ाया वही एग्जाम में आया, क्योंकि जब हम लोग मैप पढ़ते थे तो पूरी तरह से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप अगर आपने मैप पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी कैनल कहाँ पे है। अब देखिए सुएज कैनल को हटाते हैं हम लोग। ठीक है, सुएज कैनल है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। तो ये तो बाल्टिक सी, नॉर्थ बाल्टिक सी जो कि यूरोप में, ऑप्शन खत्म। उसके बाद पनामा कैनल। पनामा कैनल अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास। ये भी ऑप्शन खत्म। नन ऑफ दिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब एक ही ऑप्शन बचा कील, सो कील शुड बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अगर हम माने NCERT की, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, इट मीन्स इंडिया। बट हम माने विकिपीडिया की, अगर हम माने गूगल की, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या? चाइना। अब वो तो आंसर शीट आने के बाद ही पता लगेगा, पर हम अभी NCERT पे विश्वास करेंगे कि हमने NCERT को फॉलो करके एग्जाम दिया। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन्स फॉसिल फ्यूल? ठीक है, तो अब देखते हैं। फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा कंटेन्स होता है हमारे सेडिमेंट्री रॉक में। कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक में। बट दिक्कत ये है कि ये मिलता है इन सब में, लेकिन बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल से मिलता है, पर मिलता है। तो अब
आंसर शीट जारी होने के बाद ही पता लगेगा कि इसका आंसर राइट क्या है, पर इसका मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, है ना। हमारे जो पूरे इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट, ये लगभग 60% एरिया पे, कितने परसेंट एरिया, ये लगभग 60% एरिया पे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है। रिवर कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम, तो रिवर कृष्णा ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में। कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम जल्दी से अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया लार्जेस्ट सॉइल प्रोड्यूसिंग स्टेट, इसमें तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है, ये ऑप्शन नंबर बी जो कि गुजरात है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका, अब हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है साउथ अफ्रीका में, बाकी जो सहारा है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। गोबी डिजर्ट ठंडा, एक ये कोल्ड डिजर्ट है जो कि कहाँ है, मंगोलिया में। उसके बाद पैटागोनिया जो है वो अमेरिका की तरफ है। तो ये 2 ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब सहारा और कालाहारी में सबको मतलब डाउट होगा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या, कालाहारी डिजर्ट। अब आगे देखते हैं, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कहाँ है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश में, और यहीं से नर्मदा रिवर निकलती है, और ये एक सीजनल रिवर है। कैसी रिवर है, सीजनल रिवर। चलिए अब इसको खत्म हो जाता है, हम लोग जल्दी से इंग्लिश को देख लेते हैं। तो हमने अभी एसएसटी के आंसर शीट को देख लिया, अब हम जल्दी से इंग्लिश को देखते हैं। तो इंग्लिश में आपका जो सबसे पहला सेक्शन है वो पैसेज का था, और पैसेज ये एक इजी पैसेज था, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और किसी भी तरह का इसका कोई मेटाफोरिक या सिंपली कोई मीनिंग भी नहीं, सिंगुलर मीनिंग देता है। जैसे ऐसा लिखा हुआ था ऐसा ही इसका मीनिंग था, तो इसमें किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम पैसेज को पढ़ के टाइम ना वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग सीधा आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि इन द म्यूजियम सी केप्ट अमंग, तो किसमें, टेराकोटा एनिमल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब टेराकोटा का मतलब क्या होता है, टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी से बने खिलौने। आप सबने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप सभी को आइडिया होगा कि सिंधु वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे, खिलौने बनाते थे। तो उन्हीं में डांसिंग गर्ल की एक फिगर मिली थी, जो कि कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। सी कैन नॉट बी rediscovered as she is brought। अब अगला क्वेश्चन, द ग्रेट आर्ट हैज पावर बिकॉज, द ग्रेट आर्ट हैज पावर बिकॉज इट अपील्स अस, इट्स अपील टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए। आप सभी अगर आप घर आ चुके, उम्मीद है कि आप घर आ चुके होंगे, आप अपने स्कूल्स में होंगे, तो आप एक बार पैसेज को दोबारा से पढ़ें, आपको लगेगा कि ये कितना इजी पैसेज था। अगर किसी ने किसी तरह की कोई गलती की है तो वो हड़बड़ाहट में आकर की है, वो घबराने के कारण किया है, क्योंकि पैसेज वो ये बहुत सिंपल, बहुत इजी पैसेज आया है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी रिमाइंड्स अस, तो ये हमें क्या रिमाइंड करती है, तो जैसा कि हमारे पैसेज में दिया हुआ है कि ये हमें रिमाइंड करती है कि व्हाई म्यूजियम्स आर एक्साइटिंग इन आवर कंट्री। यस, अब इंडिया इज अ लैंड ऑफ कल्चर्स, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वास्ट कल्चर, वास्ट टोपोग्राफी। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कल्चर लोग पहले एक साथ हम लोग खेलते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, और हमारा हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ हर तरह के आपको धर्म के लोग मिल जाएंगे। तो उन सब का जो एग्जिस्टेंस है, रिमेन्स है, वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें म्यूजियम में मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना, अभी नए वाले पुराने वाले सारी चीज़ हमें म्यूजियम में मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को म्यूजियम में जरूर विजिट करना चाहिए। म्यूजियम में तब आप सभी को पता लगेगा, हम सभी को पता लगेगा कि हमारी हेरिटेज कितनी रिच है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट इज द साइज ऑफ डांसिंग गर्ल इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन। तो जैसा कि अगर आप ऐसे ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है कि पाम, पाम मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पाम मतलब क्या होता है, ये हैंड, ये जो है इसे हम पाम कहते हैं। जो डांसिंग गर्ल का जो फिगर है वो भी इतना ही है और वो ब्रॉन्ज एज में मिली है इसलिए उसे ब्रॉन्ज फिगर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन सा है, तो इसका मतलब है, इसका राइट आंसर है स्कार्सिटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रिसीव। ये देखिए काफी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, क्या आया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नहीं देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल का राइट स्पेलिंग क्या होगा, तो वर्सेटाइल का राइट स्पेलिंग होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप आगे देखते हैं। समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल, तो इसमें क्या करना है, इसमें इसका एक्टिव वॉइस चेंज करना है। तो समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल, अब देखिए समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल, ये वॉइस है, ठीक है। अब इस टाइप के वॉइस में जो एजेंट होता है, एजेंट यानी जो जैसे समवन, एनीवन, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम साइलेंट करते हैं, क्योंकि किसने किसी ने तो साइकिल चुराई होगी, जानवर तो नहीं चुराया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए someone stole my bicycle has been stolen, I have give away my bicycle, a thief has stolen my bicycle। इसका राइट आंसर क्या होगा, अब देखिए यहाँ अगर हैज है तो आपको कुछ नहीं करना था, वॉइस में हैज चेंज होता है हैज बीन में, किसमें, हैज बीन में। तो बस हैज बीन ढूंढना है, हैज बीन किस ऑप्शन में, हैज बीन बी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। My father gave it to mechanic, तो it was given to mechanic by my father, ऐसा ढूंढेंगे तो कहाँ पे है, it was given to mechanic, it has been given, it has taken away, the mechanic got it, it has given to mechanic, तो by my father नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसमें it was given to mechanic, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, it was, has been नहीं, देखिए ऊपर में कहीं has नहीं है, तो has been इसका राइट आंसर नहीं होगा, तो it was given to मैकेनिक। आगे देखते हैं, I had been thrown there, तो I had been thrown there, had been किस में चेंज होता है, अगर आप सबको पता होगा तो बताइए had been किस में चेंज होता है, had been had में चेंज होता है। अब हम लोग ढूंढेंगे कि had किस में है, had been क्या इसमें had है, नहीं, क्या इसमें had है, नहीं, क्या इसमें had है, नहीं, अब had किस में, ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी सेंटेंस देके बच्चों को डराया गया, आपको कुछ नहीं ढूंढना था, आपको क्या ढूंढना था, आपको ढूंढना था कैन। ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, और कैन चेंज हो जाता है कुड में, कैन किस में चेंज होता है, कुड में। तो चलिए हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में कुड है कहीं पे, क्या हमारे ऑप्शन में कहीं पे कुड है, क्या इसमें कुड है, नहीं, क्या इसमें कुड है, नहीं, क्या इसमें कुड है, नहीं, कुड किसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या होगा, ये लास्ट मैट्रिक हम इसे कहते हैं हमारे स्कूल में। तो लास्ट मैट्रिक कैन किस में चेंज होगा, कुड में, तो कुड शुड बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पेशेंट टू डॉक्टर, आई हैव गॉट अ सीवियर हेडेक। आगे बढ़ते हैं, पहले इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए, पेशेंट टू डॉक्टर, आई हैव गॉट अ सीवियर हेडेक, ये मतलब थोड़ा क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा, पर ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो he has got a serious headache, the patient told doctor that, अब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं, I have है, तो I सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ क्या लगता है, have लगता है, जैसा कि हम जानते हैं I सिंगुलर है फिर भी I के साथ क्या लगता है, have लगता है, क्योंकि I एक्सेप्शन है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि he has got a severe headache, बट नहीं, he, देखिए ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता है, वॉइस में सिर्फ वर्ब का चेंज होता है, पर हमारे जो प्रेजेंट, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसमें टेंस का चेंज होता है। तो हम इसे अगर पास्ट, और ज्यादातर पास्ट नहीं होता है, तो अगर हैव को अगर हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये किसमें चेंज होगा, जैसे इसका हिंदी करके देखते हैं, ठीक है। पेशेंट ने डॉक्टर से कहा कि मुझे बहुत तेज सर दर्द है,
तो हम क्या कहेंगे कि पेशेंट ने डॉक्टर से कहा था कि उसे बहुत तेज सर दर्द दे रहा था। तो ही हैड गॉट अ सीवियर हेडेक। तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये these are one of the most easiest, इसमें आप नंबर जोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपने नंबर जोड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं तो they have invited the parents as well as the child। अब have किस में होता है? have been में होता है, ठीक है। पर इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें जो as well as है, as well as, हम लोग कभी भी इसके बाद वाला सब्जेक्ट कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे? इसके पहले वाला। तो एज वेल एज के पहले क्या है? एज वेल एज के पहले क्या है? तो एज वेल एज के पहले, अब इसका राइट आंसर देखते हैं कि द पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रंस हैव इनवाइटेड द चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट्स हैज इनवाइटेड। नहीं होगा, यहाँ पहले पेरेंट्स है तो यहाँ पहले पेरेंट्स होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि एज वेल एज से पहले पेरेंट्स है और पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो आने वाला जो वर्ब भी क्या होगा? वो क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। ये क्या होगा? प्लूरल होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आसान क्वेश्चन। मिस्टर शर्मा नोज मी। तो इसका राइट आंसर देखिए, ये खत्म और ये खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि वॉइस में तो टेंस चेंज होता नहीं है और हैव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आई एम नोन टू मिस्टर शर्मा। आई एम नोन टू मिस्टर शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, ठीक है। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, लास्ट दो क्वेश्चन बचे, इसे भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। The masons are building the house। The masons are building the house। अब यहाँ पे masons है, ठीक है। masons मतलब वो होता है जो घर बनाते हैं, राजमिस्त्री, जिन्हें हमें गांव की तरफ राजमिस्त्री कहते हैं। तो अब यहाँ पे masons के साथ आ लगा है, तो हाउस आएगा, तो हाउस के साथ तो इज ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आ है ना। तो ये was वाला कट गया, ये has वाला खत्म होना चाहिए। अब यहाँ पे ing, तो ing देखें और being आना कंपलसरी है। ing के साथ ing के साथ बीइंग आना कंपलसरी है। तो देखिए क्या है? द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मैसन्स। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। डज शी वांट अ बुक। तो डज शी वांट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो ये दा वाला खत्म है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इज द बुक वांटेड बाय हर। इज अ बुक वांटेड बाय हर। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस बार मेरे ख्याल से घुमाने वाला जो है वो है वोकैबुलरी। फिर भी वोकैबुलरी में अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपने अगर बनाया होता तो आपसे बना ट्राइड। तो ट्राइड का मतलब होता है डल एंड बोरिंग। डल एंड बोरिंग मतलब अगर किसी चीज को हम लोग बार बार उसी चीज को यूज करेंगे, अगर मैं किसी को एक जोक 100 बार सुनाऊं तो क्या वो इंटरेस्टिंग रह जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेजल। अब हेजल का जो राइट आंसर होगा, इसका मतलब होता है येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन, ठीक है। येलोइश ग्रीन, पर यहाँ पे येलोइश ग्रीन नहीं दिख नहीं रहा, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से मानना चाहिए। तो हम इसका क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेवन। तो क्या है हमारा? क्रेवन है। तो क्रेवन का मतलब क्या होता है? क्रेवन का मतलब होता है, ये सारा नहीं बताना था, तो क्रेवन का मतलब होता है डरपोक। तो इसमें डरपोक के बाद सिली नहीं, इंडिसेंट नहीं, राइट आंसर क्या है? कावर्डली। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए डेक्सटेरिटी। तो डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल आदमी। तो डेक्सटेरिटी मतलब क्या हो जाएगा? स्किल। ऑप्शन नंबर डी। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट मतलब होता है डरपोक आदमी। तो इसमें से इंटरप्रेट मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो लीडर है।
तो इसमें लीडर के बारे में टिमिड बता रहा है नहीं, अनएडवेंचरस बता रहा है नहीं, अनमेनिकेटिव बता रहा है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब इन द ब्लैंक बताना है, जो कि ये भी एक, ये सब तो आसान क्वेश्चन आए थे, जल्दी करते हैं। इसका होगा इट इज रेन हैवीली टू बी काइंडली, कभी नहीं होगा, हैवी कभी नहीं होगा, क्लियरली कभी नहीं होगा, हैवीली लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। वॉक फास्ट, फास्टली नहीं, वॉक फास्ट, जल्दी चलो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, है ना, वॉक फास्ट। आगे, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड विद अ लाउडली नॉइज, ग्रेटली नॉइज, लाउडली नॉइज नहीं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? लाउड नॉइज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे, सी प्लेड पियानो ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सी प्लेड पियानो ब्यूटीफुली, उसने पियानो बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही खूबसूरत तरीके से बजाया। चलिए आगे देखते हैं। वेयर यू हैव बीन, अब यहाँ पे देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, पर इसका राइट आंसर होना चाहिए सीन्स, क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका है, तो स्कूल एक निश्चित टाइम पे खत्म हुआ होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सीन्स। चलिए आगे देखते हैं। अब ये ओडब्ल्यूएस, पहला ओडब्ल्यूएस आसान है। A life story written by, a life story of a person, it is biography, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे, a thing agreeable to taste, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? palatable, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? palatable, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एन एब्सोल्यूट क्लियर स्टेटमेंट, अब एक मतलब एक एब्सोल्यूट, जैसे मैं कहूँ कि तुम गधे हो, तो ये एब्सोल्यूट क्लियर स्टेटमेंट है कि इसमें मुझे किसी तरह का एजिटेशन नहीं है, तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करने की तरफ बढ़े। फ्लोटिला मीन्स, फ्लोटिला, तो फ्लोटिला मीन्स होती है, अब ये बेसिकली यूरोपियन टर्म है। यूरोपियन में जो छोटे जहाज के जो बेड़े होते थे, फ्लीट ऑफ स्मॉल वेसल्स, उन्हें क्या कहा जाता? फ्लोटिला कहा जाता था, मतलब छोटे छोटे। दैट कैन बी बिलीव, अब जैसे ये क्रेडिबल आदमी नहीं है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है ना, और ये क्रेडिबल आदमी है, इस पे विश्वास किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए दैट कैन बी बिलीव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिबल, जिस पे विश्वास किया जा सकता हो, जिसकी कोई क्रेडिट हो। एंटोनिम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्चू का एंटोनिम होगा वाइस, वर्चू मतलब प्रकृति, ठीक है, तो उसी का उल्टा हो जाएगा वाइस, ऑप्शन नंबर ए। कीन का हो जाएगा रेक्टुलेंट, क्या हो जाएगा? रेक्टुलेंट, क्यों हो जाएगा? क्योंकि कीन का मतलब उत्सुक, रेक्टुलेंट मतलब रेलुकेंट, रेलुकेंट का मतलब होता है एक नीरस आदमी, जिसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हर समय वो पैसिमिस्ट जैसी बातें करते रहता है, उसे क्या होगा? रेलुकेंट। अब हम लोग आ जाते हैं बेस। अब यहाँ पे बेस का कोई राइट ऑप्शन करेजियस, केयरफुली, हैप्पी कुछ पता नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बेस मतलब होता है आधार। अब आधार का या तो स्ट्रेंथ होना चाहिए या तो डेप्थ, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, पर ये हैप्पी ये तो खत्म ही हो गया, और ये केयरफुली ये भी खत्म हो गया, नॉर्मल और करेजियस। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, नोबल, है ना। बट अब हम लोग आंसर शीट के इंतजार करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा, तो स्कैटर का उल्टा क्या हो जाएगा? गैदर, तो गैदर ऑप्शन में हाँ जी बिल्कुल है, राइट आंसर इज डी। ठीक है, अब आगे डिस्पेयर, डिस्पेयर का होता है होप, होप। अब होप का सिनोनिम इसमें कौन सा दिख रहा है? फेथ, बिल्कुल सही बात है, फेथ, राइट आंसर इज ए। अब इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 40 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं, अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मैथ और बाकी सब चीज की आंसर शीट को भी देखते हैं। अब देखिए, अब है इडियम्स। इडियम्स, आई हैव टू ग्राइंड शॉवेल नहीं, रेक नहीं, पेड नहीं, एन एक्स मतलब एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब किसी एक्स को दूसरा ये ढाल देना। ठीक है, ये एक इडियम है, इडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। दिस मैटर हैज बीन, अब इसका देखिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, हैंगिंग, ऑप्शन नंबर डी, यही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ही राइड्स हाई हॉर्सेस, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, क्यों? क्योंकि हाई यानी या तो कैमल लगाए होंगे या तो एलिफेंट लगाए होंगे या तो याक लगाए होंगे, क्यों? क्योंकि याक भी ऊंचाई पे रहता है, बट नहीं, हाई हॉर्सेस मतलब प्रिविलेज के साथ पैदा होना, ऐसा आदमी जिसके पास कुछ प्रिविलेज है, ही राइड हाई हॉर्सेस। टेक अ ग्रेन ऑफ
साल, वीक नहीं, साल। क्यों? क्योंकि यही ईडीएम है इसीलिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखें। द होल 9 yards, द होल 9 yards, ऑप्शन नंबर ए, द होल 9 yards। चलिए मैं इसे क्लियर करके दोबारा लिख देता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल 9 यार्ड। एक ईडीएम है, ईडीएम है मेरा। अब फिर से हमारा एंडिंग में पैसेज आ चुका है, तो हम लोग पैसेज को जल्दी से देखेंगे। ये विलियम ब्लेक नाइट बहुत ही फेमस पोएट है इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने बहुत सारे पोएट्रीज को लिखे हैं। तो आगे देखते हैं। इवनिंग स्टार्स राइजेस व्हेन, शायद इसका ऊपर में ही होगा। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग पढ़ के सही करें, मैं जल्दी जल्दी से आंसर बता देता हूँ। द बर्ड्स इवनिंग स्टार राइजेस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका द बर्ड्स लीव देयर नेट्स। इट इज डाउन द सन डिसेंड्स, द बर्ड लीव देयर नेट्स। अगला बॉवर। बॉवर रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? तो यहाँ पे बॉवर रिप्रेजेंट करता है फ्लावर बेस को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका इसमें एक अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, जैसे मेटाफॉर, जैसे अल्टरेशन। हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को, आगे देखते हैं। अब आगे द पोएट कंपेयर्स मून। अगर आप पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा कि जो पोएट है वो कंपेयर्स अ मून टू। पोएट किस चीज से मून को कंपेयर कर रहे हैं? तो मून को कंपेयर कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 48 जिसे क्लियर कर देते हैं। तो मून को नहीं, मून को कंपेयर करते हैं किससे? फ्लावर से। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। बर्ड्स नेस्ट डिस्क्राइब्ड एज थॉटलेस बिकॉज, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इट ऑकर्स asleep, एक ऑक्यूपेंट आर asleep विदाउट एनी केयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लिव इन हेवेंस हाई बॉवर। अब देखिए, अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो उसमें एक अल्टरेशन होता है। कौन? इसका तो राइट आंसर होगा अल्टरेशन। मैं इसे बताता हूँ क्यों। कि जब भी एच हा की साउंड आएगी, इसकी एच की, जैसे ही हिट्स, हिज हेड हार्ड। देखिए सब में एच की साउंड, ही हिट्स हिज हेड हार्ड, सब में एच की साउंड आ रही है। तो इस टाइप के हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? एलिटरेशन। क्या कहते हैं? सॉरी, एलिटरेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये एंड हुआ यहाँ पे। अब हम अगले सब्जेक्ट को देखेंगे। उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम एक दो वोकैब को छोड़ दें तो क्वेश्चन इजी था, बेसिक लेवल था। उम्मीद है कि आप सभी ने सही किया होगा, आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। हरिओम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। जैसे कि आप लोग आरएमएस का टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो जो आपका एग्ज़ाम था वो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आप लोगों को इसका आंसर शीट मिलवा देते हैं। और आप लोग अपना अपना मिला करके एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसमें आप लोग अपना अपना जो आप अटेम्प्ट लिए हैं, जितना सही जा रहा है वो ज़रूर लिख करके भेजिएगा, ताकि हमारे कि यहाँ एक्सपर्ट के द्वारा आपको उसका कट ऑफ बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जर्मन भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो जर्मन भाषा की लिपि, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो इंग्लिश भाषा, ये जो जर्मन भाषा है, ये क्या है? अंग्रेजी भाषाएं हैं। तो अंग्रेजी भाषा आप जानते ही हैं कि रोमन होती है, इसलिए क्या होगा? रोमन होगी। ये भाषा रोमन होगी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि मूल संविधान में आपको बता देते हैं कि 14 भाषाएं थी, लेकिन इसका संशोधन होते होते क्या हो गई है? अभी 22 भाषाएं हैं, और ये भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो इसका आंसर होगा 22 भाषा होगा।
नेत्रहीन लोगों को पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो नेत्रहीन लोग जो होते हैं वो अपनी आंखों के द्वारा ही वो पकड़ करके छू करके वो एक यह आता है, लिपि आता है, उसी को पकड़ के जिसको उस लिपि को बोला जाता है ब्रेल लिपि। तो ये हो गया आपका ब्रेल लिपि। उपभाषा कहलाती है, तो उपभाषा कहलाती है बोली का जो रूप साहित्य में हो, ये एकदम सत्य है, जिसे पढ़ा लिखा वर्ग बोलता हो। हाँ, उपभाषा तो पढ़ा लिखा ही लोग वर्ग बोलते हैं। जो भाषा के समान महत्व रखती है, ये भी सही है। यानी इसमें आपको क्या हो जाएगा, दिए गए सभी क्या हैं, सही है। अध्वनि का आगमन हुआ है, वो अध्वनि का आगमन जो है ये इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा से है, जो कि इससे अधिकतर जो भाषाएं होती हैं अंग्रेजी शब्द ही लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे बॉल क्या है, बॉल, या तो आप फॉर लिखते हैं, है ना, बॉल हो गया, फॉर हो गया, है ना। नॉट, तो नॉट भी लिखिएगा तो आप ऊपर से ऐसे नॉट। तो अ वाला जो है अध्वनि का आगमन अंग्रेजी भाषा से हुई है, तो आपका ये अंग्रेजी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तद्भव शब्द कहलाते हैं जो शब्द संस्कृत के ज्यों त्यों हिंदी में आ गए हैं। ये गलत है, नहीं होगा। संस्कृत से ही उसका रूप बदल करके क्या हो गया है, हिंदी हो गया है। तो ये आपका आंसर होगा, जो शब्द संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में आ गए हैं, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। और ऐसे भी आप लोग तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव, यानी संस्कृत से क्या बदल कर क्या है, संस्कृत वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है, और जो हिंदी शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो संस्कृत से रूप बदल करके, तो ये क्या होगा, तद्भव होगा। नेक्स्ट, यौगिक शब्द होते हैं, देखिए जो का तो एकदम डिफिनेशन ही रख दिया है। यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक रूप से बनते हैं, ये गलत है। यौगिक होने पर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाने वाले हैं, यही सही है। जैसे कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि यौगिक होने वाले पे यौगिक पहचानने के लिए हमने बताया था कि जैसे कि आप बहुव्रीहि, जितने सारे जो अधिकतर जो बहुव्रीहि होते हैं वो यौगिक के रूप के होते हैं। यानी यौगिक और बहुव्रीहि में कुछ मतलब मिलता जुलता है ना। वैसे शब्द जैसे हो गया आपका दशानन हो गया, विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो गए। चलिए नेक्स्ट, चलिए संज्ञा के विकार रूप कौन से होते हैं? संज्ञा के विकार रूप नहीं, यहाँ पे आपको ये फंसाने के लिए दे दिया है, समझ गए ना। लेकिन ये पूछा है विकारी और अविकारी, ठीक है। तो विकारी में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि जिसके लिंग वचन कारक बदलते हैं उसको विकारी बोलते हैं, जिसके लिंग वचन कारक नहीं बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अविकारी। तो विकारक पूछा है तो विकारक में क्या होगा, लिंग वचन काल है, ये तो नहीं होगा। लिंग वचन क्रिया, ये भी नहीं होगा, है ना। लिंग वचन कर्म, क्या होगा, लिंग वचन काल, यही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शब्द है, तो प्रधानमंत्री शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। अब ऐसे जैसे कि हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री, पोस्ट के नाम, पोस्ट स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं, पोस्ट पद के नाम,
है ना। तो पद में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, इसलिए क्या होंगे ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होंगे प्रधानमंत्री शब्द। चलिए नेक्स्ट है इकारांत का। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो यहाँ जोड़ा जाता है। बहुवचन बनाने के लिए यहाँ, जैसे लड़की तो लड़कियां। अगला है यदि कारक चिन्हों का प्रयोग ना करें तो क्या होगा, वाक्यों का अस्तित्व नहीं रहेगा, ये गलत है। वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाएगी, ये भी गलत है। वाक्यों के हाव भाव मालूम नहीं होंगे, ये भी गलत है। आपका वाक्य के सार्थक न बन पाएंगे, जैसे क्या होंगे, वाक्य सार्थक नहीं बन पाएंगे, वो क्या बनेंगे, निरर्थक बनेंगे। सार्थक शब्द बनाने के लिए कारक का प्रयोग बहुत जरूरी है, कारक के बिना शब्द बन ही नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होंगे, वाक्य सार्थक नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप को चिन्हित कीजिए। इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यह सही है। जैसे कि हम आपको एग्जाम दिलाने से पहले भी हमने ये बात रखा था कि सबसे पहले उसको शुद्ध वाक्य को पहचानने के लिए क्या क्या देखना रहता है। पहले देखिए कहीं काल से तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कारक में तो कारक में तो बदलाव नहीं हुआ है, फिर उसके बाद में वचन देखते हैं, है ना। इसी तरह से हम लोग जितने सारे व्याकरणिक जो चैप्टरें हैं उससे देखा जाता है कि उसमें क्या बदलाव है, नहीं बदलाव है। तो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो, शुद्ध रूप को चिन्हित करें, तो क्या होगा, अपना कार्य खुद अपने आप करना पड़ता है, ये क्या है, ये आपका गलत है। अपना कार्य अपने करो, ये भी गलत है। अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है, ये क्या है, आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये कहने से भी आपको एकदम सिंपल वाक्य था। अपना कार्य ऐसे भी आप बोलते हैं, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, है ना, अपना काम स्वयं करें, तो वही है, अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। नेक्स्ट है कितने प्रकार के शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण होता है, तो ये 4 प्रकार के शब्दों से विशेषण बनता है ना। चलिए नेक्स्ट है सर्वनाम क्रिया कौन सी है, तो सर्वनाम जैसे खेलना, खेल क्या है, ये खेल नाम धातु है, खेल क्या है, नाम धातु है, और खेल में ही क्या जुड़ गया है, नाम, सॉरी, जैसे खेल में ही क्या जुड़ गया है, नाम, तो खेलना यानी नाम धातु। इसी प्रकार से सर्व में क्या हो गया है, सर्वनाम, तो क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। इसका आपका आंसर ये हो जाएगा और इसका भी ये। चलिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके होने में शंका, स्वभाव, इच्छा आदि का वो प्रकट होता है। तो हमने जैसे बताया था संभावना, तो संभावना से ही कहने का मतलब संभाव्य है ना। संभावना क्या होगा, संभाव्य भविष्य, है ना। जैसे कि मेरी माँ खाना पका रही होगी, ये क्या है, संभाव्य है, संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, है ना, हमने बताया था कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो तो कर्तृवाच होगा, और जिसमें कर्म प्रधान होगा उसमें कर्मवाच होगा, और जिसमें 2 क्रिया प्रयुक्त होगा, है ना, 2 क्रिया आया होगा तो वो भाववाच्य होगा, है ना। तो इसमें तो कर्ता प्रधान है इसलिए कर्तृवाच होगा। चलिए उतना खाओ जितना खा सकते हो, है ना, ये क्या है, अमाउंट बता रहा है हमने, जैसे कि उतना खाओ जितना खा सकते हो, मतलब जितना खाना है उतना खाओ, है ना। तो इसमें
क्या होगा, परिणाम बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बेखट्टे किस समास का उदाहरण है ना। तो समास में जैसे कि अब यही भाव समास हम बताए थे कि आपको पहले ही जैसे उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका अव्ययी भाव होगा। जैसे अजन्मा तो आ है ना, अजन्मा, तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले उत्सव को क्या बोलते हैं, हीरक जयंती बोलते हैं। जो 50 वर्ष पे मनाता है उसको रजत जयंती बोलते हैं, और जो 60 वर्ष पूरा होने पर मनाता है उसको हीरक जयंती बोलते हैं। आपका कागजी घोड़े दौड़ाने का सटीक अर्थ क्या होगा, है ना। जैसे कि आप अब हम लोग के यहाँ गार्जियन से आप पता कर सकते हैं कि कागजी जो ऐसे घोड़ा होता है ना, ये कागजी घोड़ा मतलब उसका लिखा पढ़ा हुआ घोड़ा। तो लिखा हुआ घोड़ा कहीं उसका चेक होता है, कागज उसका रहे अथवा न रहे, है ना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना कहने का मतलब केवल बहुत लिखा पढ़ी करना, है ना। कागजी घोड़ा उसका बहुत मतलब लिखा पढ़ी करना, तो हो जाएगा क्या इसका आंसर, बहुत लिखा पढ़ी कराना, यानी 70 का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आप लोग जरूर जो है आप अपना कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसमें आप अपना नंबर बताइएगा कि कितना आ रहा है, उसके अनुसार आपको कटअप, इस विद्यालय के द्वारा एक कटअप जारी